बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद फरहान खान अब्बासी और मैं आपको वेलकम कहता हूं जी एग्जेक्टिव कोचिंग सेंटर ऑफिशियल ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चर नंबर 4 में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिबेट को अंडरस्टैंड करेंगे जो कि 20th सेंचुरी में बहुत से स्कॉलर्स की आपस में चलती रही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब वेस्ट में और स्पेशली अमेरिका में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन के तौर पे समझा जाने लगा, पढ़ाया जाने लगा और पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटोमी की बातें हुई। वो डिबेट क्या थी और वो डिबेट फिर ये 90s तक चलती रही, यानी 1990s तक चलती रही, जब तक कोल्ड वॉर खत्म नहीं हुई और उसके बाद फिर एक प्रॉपर किस्म की डिफाइंड किस्म की जो है लाइंस ड्रॉ की गई, जिस लाइंस ड्रॉ करने में यूएनओ का बड़ा किरदार है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का किरदार है, वर्ल्ड बैंक आईएमएफ का किरदार है, फिर ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट हमारे सामने आना शुरू हुए। तो तब ये लाइन ड्रॉ की गई कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो डिबेट थी कि क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस है या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है। तो इनिशियली तो टू स्कूल ऑफ थॉट्स हमें नजर आए। एक स्कूल ऑफ थॉट ने प्रूव करने की कोशिश की दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस, और सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ने प्रमोट करने की कोशिश की दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट। 1990s में ये फिर एक कंसेंसस डेवलप हुआ। सॉरी, मॉडर्न जितने भी हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फिलोसोफर थिंकर्स थे और स्कॉलर्स थे, जिसमें 1996 में अमेरिका के एक बड़े मशहूर शख्स जिनका नाम एल गोर है, और वो प्रेसिडेंसी के लिए भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था अमेरिका में इलेक्शन, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रेसिडेंट नहीं बन सके। उनको ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड नोबेल प्राइज भी मिला है। तो एल गोर आते हैं, ऑसबर्न आते हैं, गैबर आते हैं। ये बड़ा ही करीब है 21वीं सदी के आगाज के पिछला जो डिकेड है 91 से लेके 2000 तक का, इसमें ये कोलेक्टिवली मान लिया जाता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस विज विज इज एन आर्ट, यानी ये साइंस भी है और एक आर्ट भी है। लेकिन बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है कि हम इस डिबेट से बहुत सी चीजें अखज करें, डिड्यूस करें, जो फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में हमें बहुत ज्यादा फायदा करेंगी, तो हमारी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाएगी। तो वो स्कूल ऑफ थॉट, वो ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस कहते हैं, उनका आर्गुमेंट मैं आपके सामने प्लेस करूंगा और बताऊंगा कि कैसे वो कहते हैं कि एक साइंस है। और फिर उसके बाद हम उस ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स या स्कूल ऑफ थॉट को भी अंडरस्टैंड करेंगे जो कहते हैं ये एक आर्ट है, और अल्टीमेटली फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे अब ये कंसेंसस है कि इट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस। साइंस से बारे में हमें एक चीज बताई जाती है कि साइंस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो साइंस या साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। स्टूडेंट्स, साइंस का मतलब ये है कि वो कैलकुलेटेड एफर्ट रिसर्च के अंदर जिसमें कैटलॉग्स बनाई जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन की जाती है, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, ऑब्जर्वेशन और डाटा कलेक्शन की जाती है, और फिर उस हाइपोथेसिस और रिजल्ट्स को मैच किया जाता है कि जो मफरूजा आपने जहन में रखा या बनाया किसी साइंसदान ने, उसके अगेंस्ट रिजल्ट कैसा आता है, और रिपीटेडली फिर उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और अगर सेम रिजल्ट्स डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में भी आ रहे हों, तो उसको लॉ बना दिया जाता है, थ्योरी बन जाती है उससे। तो नो, इट इज बेसिकली साइंस। साइंस कहते हैं किसको है, ये मैंने एक आम से सादा अल्फाज में आपको समझाया। अब देखते हैं कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डाटा कलेक्शन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरने के बाद अपने हाइपोथेसिस को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे का सारा साइंटिफिक स्टेजेस हैं। तो क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस दौर से गुजरा है? तो इसके बारे में कहा जाता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें जो साइंस का स्कोप है, ये स्टेज 1 पर आता है। नाउ व्हाट इज स्टेज 1? हम जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये टू प्रोंग एक्टिविटी है, जो कि सब्जेक्ट मैटर स्कूल ने डिटेल में इसके ऊपर बात की। एक तो मैनेजरियल स्कूल है ना, एक सब्जेक्ट मैटर स्कूल जो हमने डिटेल में बात की उसमें।
ना वॉकर ने सब्जेक्ट मैटर स्कूल में हमें ये बताया कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी होती है और एक अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन होती है। जो लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक साइंस आर्ग्यू करते हैं, उनका मानना ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का वो स्कोप जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से लिया जाता है, वो प्योरली साइंटिफिक है। वो कैसे साइंटिफिक है? द स्कोप ऑफ साइंस can be defined by reference to the relation between policy and administration। तो जो पॉलिसी बनाई जाती है वो साइंटिफिक मेथड से बनाई जाती है, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले जब एक इदारा बनाया जाता है, उसका एक मकसद होता है, कुछ सर्वेज किए जाते हैं, डाटा कलेक्ट किया जाता है, और उन सर्वेज और डाटा कलेक्शन के बाद ये रिजल्ट निकाला जाता है कि आप एक इंस्टीट्यूशन कायम करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, उसमें स्टाफिंग करेंगे, फिर उसकी फर्दर प्लानिंग्स की जाती है, फिर उसकी बजटिंग की जाती है, और फिर उसको एक टास्क दिया जाता है। तो ये जो फेज 1 है, ये सारे का सारा साइंटिफिक प्रोसीजर्स है, ये डाटा कलेक्शंस, ये एम्पिरिकल एविडेंसेस, ये सब के सब एक जगह इकट्ठे करके फिर एक डिसीजन लिया जाता है, जो कि पॉलिसी मेकिंग में करते हैं, जो कि ऑब्वियसली बात है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव ब्रांच पूरी दुनिया में करती है। और फिर जब इदारा बन जाता है तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ द बिजनेस, उसकी चेन ऑफ कमांड, उसकी हायरार्की, उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, उसकी टारगेट ओरिएंटेड रिजल्ट्स को जज करना, उसकी मेथोडोलॉजीज को फॉलो करना, ये भी सारे के सारे फर्दर प्लान्स वो इदारा अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए फिर प्लानिंग करता है। एसओपीज डिफाइन किए जाते हैं, जेडीज यानी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन की जाती है उन एम्प्लॉय के लिए। तो ये भी तो सारी की सारी जो पॉलिसीज है ये साइंटिफिक मेथड से की जाती हैं। और फिर हमने देखा क्योंकि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो टाइप की एडमिनिस्ट्रेशन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी, तो इन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में मैन पावर को यूज किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज भी अप्लाई की जाती होंगी कि किस तरह लोगों से बेस्ट काम लेना है, किस सिचुएशन में, किस हालत में कौन सी टाइप ऑफ लीडरशिप होनी चाहिए, कहां पे आपको एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो कोर्सिव लीडरशिप हो, कहां पे आपको एक ऐसी लीडरशिप चाहिए जो लेजर फेयर टाइप लीडरशिप हो, डेमोक्रेटिक लीडरशिप हो, ऑटोक्रेटिक। वो हमारा इंशाल्लाह पूरा एक चैप्टर है लीडरशिप का, वो हम डिटेल में उसमें ये डिटेल में सारी बातें करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बता रहा हूं कि जहां पॉलिसी मेकिंग करनी है, इदारे बनाने हैं, इदारों ने किस तरह काम करना है, वहां पर हायरिंग फायरिंग का प्रोसीजर क्या होगा, चेन ऑफ कमांड कैसे होगी, हायरार्की क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो जॉब कर रहे हैं लोगों की क्या होंगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे की जाएगी, वो सारे के सारे जो मैकेनिकल एक्टिविटीज परफॉर्म की जा रही हैं, जो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, जो स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, और फिर उस स्ट्रक्चर को क्रॉस चेक करने के लिए भी कुछ इदारे इंटरनल और एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी के बनाए जाते हैं। ये सारा साइंटिफिक मेथड है और इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस कहा जाता है। कहते हैं कि क्ल्यून नेकले एक प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूक या ड्यूक यूनिवर्सिटी के। क्ल्यून नेकले कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज एन एक्टिविटी which demands correct analysis and accurate orientation with relation to other sciences। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बिल्कुल एक ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें करेक्ट यानी एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें चाहिए होते हैं, असल सर्वे हमें चाहिए होते हैं, इंपेरिकल डाटा हमारे पास होता है, स्टैटिस्टिक्स हमारे पास होते हैं, उनके कोरिलेशंस बनाए जाते हैं, ग्राफ्स बनाए जाते हैं, एक्सपेक्टेंसीज को देखा जाता है, उसकी बजटिंग की जाती है, फिर उसकी स्टाफिंग की जाती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हायरार्की और चेन ऑफ कमांड बनाए जाते हैं इदारों के। तो कैसे कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक साइंस नहीं है? आप पोस्टल सर्विस को ही देख लें, आपने डाक खाने बनाने हैं, उनके लिए मैन पावर चाहिए सॉरी, उसकी बजटिंग चाहिए, उसके बाद उनका आपस में लिंकिंग करनी होती है, फिर डिफरेंट किस्म का स्टाफ भर्ती होता है। पुराने दौर में डाकिया डाक लाया, वो साइकिल पे या पैदल एक डाकिया गांव में शहरों में डाक लेके जाता था, आज जरा वो एडवांस सर्विसेज की तरफ चला गया। फिर वो कौन कौन से काम करेंगे, फिर वो जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको कैसे फॉलो करेंगे। तो पोस्टल सर्विस को आप देख लें, पूरे का पूरा मैकेनिक्स है, मैनेजेरियल स्ट्रक्चर है, एक साइंटिफिक स्टडी की जरूरत है। फिर जब आपने इसको अपग्रेड करना है इसी पोस्टल सर्विस को आज की दुनिया 21वीं सदी के अकॉर्डिंगली, तो आप वेबसाइट्स भी बनाएंगे, आप पोर्टल्स भी बनाएंगे,
आप ऑनलाइन एक्सेस भी बनाएंगे, आप थ्रू इजी पैसा, जैज कैश या बैंक के साथ लिंक करके डायरेक्ट पेमेंट सिस्टम भी बनाएंगे, पेमेंट ऑन डिलीवरी का कॉन्सेप्ट भी देंगे। इसके लिए आपकी मशीनरी भी होनी चाहिए, व्हीकल्स भी होनी चाहिए, हवाई जहाज, रेलवेज का सिस्टम जिसके साथ कोऑर्डिनेट करके आप ये काम करेंगे, फिर इसके फर्दर सेगमेंट्स। तो ये सारे का सारा साइंटिफिक है। इसी तरह आप अपनी ट्रांसपोर्टेशन देख लें, आज आप लाहौर में देखते हैं, रावलपिंडी मुल्तान में देखते हैं मेट्रो बस सर्विस, उसके जितने के सिस्टम्स हैं जो उसके ऑटोमेशन पे चीजें चल रही होती हैं, फिर स्टाफ उसमें काम कर रहा होता है, फिर बाकी तमाम चीजें हैं, लोगों को टोकन इशू किए जाते हैं, कार्ड्स इशू किए जाते हैं, थ्रू आउट द अराउंड द क्लॉक वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती हैं। तो बड़े साइंटिफिक तरीके से पहले उस इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने से पहले प्लानिंग की जाती है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की एग्जीक्यूशन के लिए स्टाफ जो है वो बड़ा साइंटिफिक तरीके से उसको क्या किया, मॉनिटर किया जाता है। तो ये सारे का सारा एक साइंस ही तो है। वेलेंस बी डनहम, ये एक और प्रोफेसर है जी, ये कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सोशल साइंस विद इट्स ऑन टेक्निक्स, इट्स ऑन प्रॉब्लम्स, इट्स ऑन एब्स्ट्रैक्शंस, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्शंस थ्रू ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशंस। यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है ये अपने टाइप की एक साइंस है, जिस तरह सोशल साइंसेज में है कि इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो एम्प्लॉयज या जो इसको एग्जीक्यूट करते हैं वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे स्केल 1 का ही अफसर क्यों ना हो या स्केल 1 का ही कोई सिविल सर्वेंट हो, स्केल 22 तक में ये जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं वो सब के सब लोग एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बंधे होते हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज कर रहे होते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई करके अपना काम कर रहे होते हैं। जिस तरह आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को देख लें, एक तो फेडरल रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, एक 18वीं अमेंडमेंट के बाद जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली है उसमें अब प्रोविंशियल रेवेन्यू कलेक्शन के डिपार्टमेंट्स बन गए हैं, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पीआरए बन गई है। इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पर आपका जो है एक्साइज टैक्स होते हैं, इसी तरह आपकी व्हीकल के टैक्सेस होते हैं, इसी तरह आपके सेल टैक्स, इनके मैकेनिज्म्स बने हुए हैं। आजकल तो आप देख लें, आप ऑनलाइन अपनी फाइलिंग कर सकते हैं जो टैक्स रिटर्न्स है, और फिर बैंक से उसके साथ कनेक्टेड। तो ये सारे का सारा मैकेनिज्म क्या है, ये साइंस ही तो है। और हर वो चीज जिसमें मैथमेटिक्स या फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाए वो साइंस बन जाती है ऑटोमेटिकली। अकाउंटिंग आ गई, मैथमेटिक्स आ गई, कैलकुलेशंस आ गई। फिर ये जो ब्रिजेस बनते हैं ये सारे का सारे स्ट्रक्चर्स खड़े होते हैं, PC1 PC2 बनता है, सारी की सारी प्लानिंग होती है, इट इज साइंस। FW टेलर जो कि साइंटिफिक थ्योरी के पायनियर भी हैं, और इनकी 1930 के बाद जब थ्योरी आती है साइंटिफिक मॉडल, उसके बाद एक रेवोल्यूशन भी दुनिया में आया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस। ये क्या कहते हैं, ये एम्फसाइज करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस फॉलोड बाय साइंटिफिक मेथड्स of experimentations, observation, collection of data, classification, analysis, formulation of laws and principles। जो मैंने शुरू में आपको बात की कि FW टेलर कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी मामला प्लानिंग से रिलेटेड किए जाते हैं, कोई भी काम जो एग्जीक्यूट किया जाता है उसके लिए कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, फिर उस कलेक्शन ऑफ डाटा की क्लासिफिकेशन की जाती है, फिर हर एक सेगमेंट और हर एक क्लासिफिकेशन के एरिया पे उसकी मैपिंग होती है, फिर उसका डाटा एनालिसिस होता है, फिर उसके रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, फिर रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर किया जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंगली उसकी कुछ बजटिंग होती है, फिर प्रपोजल्स बनती हैं, फिर फाइनल प्रिंसिपल्स या लॉज बनते हैं कि ये काम इस तरीके से किया जाना चाहिए, और फिर पूरी दुनिया में ऐसे ही काम होता है। और आज तो इंशाल्लाह हम जो ऑनवर्ड पढ़ेंगे आगे जाके अगले चैप्टर्स में, तो मैं आपको ग्लोबल गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, दैट व्हाट इज ग्लोबल गवर्नेंस, और इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रही हैं, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रही हैं। अब तो पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज बन गई, अब तो गवर्नेंस जो है वो ग्लोबल पर्सपेक्टिव बन चुका है। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी लोकल जो पाकिस्तानी किताबें उनमें तो नहीं मिलती, लेकिन वेस्ट में जिस तरह आप देखते हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आप देख लें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देख लें, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देख लें, हार्वर्ड आप देख लें, इन यूनिवर्सिटीज में पेंसिल्वेनिया की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, डालस यूनिवर्सिटी है, ओहायो यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटीज में उन थेरीज पे काम हो रहा है, पढ़ाया जा रहा है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट थेरीज हैं जो हमें जरूर आनी चाहिए, पता होनी चाहिए।
और उसके थ्रू जब बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बीइंग अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, सिविल सर्वेंट, हम कल को जॉब में जाएंगे तो हम उसको अप्लाई करेंगे। और अब तो बड़ा साइंटिफिक हो गई ये तमाम चीजें। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की बात भी हमें समझ आई। और आखिर में इसके जो सपोर्टर हैं वो वॉकर, जिस तरह मैंने शुरू में आपको बताया कि वॉकर कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का तो वैसे ही बड़ा वाइडर स्कोप है, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया कि एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में हमने पढ़नी है कि चीजें बनेगी कैसे, प्लानिंग कैसे होगी, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसे खड़ा होगा, लोग भर्ती कैसे होंगे, उसकी बजटिंग कैसे होगी, फिर वो काम कैसे करेंगे, रिपोर्ट का तरीकाकार कैसे होगा, उनके अप्रेजल्स कैसे लगेंगे, उनकी एफिशिएंसी या वैल्यूएशन कैसे की जाएगी कि किसने बेहतर काम किया, क्या प्रोडक्टिविटी है, और इस तरह पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस हैं उनकी प्रॉफिट और परफॉर्मेंसेस को कैसे इवैल्यूएट किया जाएगा, और किस हद तक उन्होंने फिर वेलफेयर की, लोगों की जो मकसद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी पढ़ते हैं हम, और दूसरा वॉकर, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में बात की कि अप्लाइड एडमिनिस्ट्रेशन, अब एडमिनिस्ट्रेशन को फिर अप्लाई भी करते हैं, हम डिटेल में इस पर बात कर चुके हैं। तो वॉकर भी इसको एक साइंस ही कहते हैं। लूथर गोलिक जो कि मैनेजरियल स्कूल के फाउंडर भी हैं बेसिकली, तो मैक्वीन का एक कॉन्सेप्ट आया था लूथर गोलिक से पहले, जिसको 3M फिलॉसफी कहा जाता है। और मैक्वीन ने कहा था कि जो स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो मैन है, मेथड है और मटेरियल है। यानी मटेरियल, इंसान, और किस मेथोडोलॉजी से वो काम कर रहा है, गवर्नमेंट के लिए सर्व कर रहा है और लोगों की वेलफेयर कर रहा है, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे। जिसको फिर बाद में चैलेंज किया था लूथर गोलिक ने, और उन्होंने कहा था नहीं, मैन, मेथड और मटेरियल से भी आगे की बात है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पोस्ट कॉर्ब है, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, रिपोर्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, स्टाफिंग है, बजटिंग है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो डायरेक्टिंग है, तो पोस्ट कॉर्ब है, तो जिसके ऊपर हमने डिटेल में एक लेक्चर दिया। तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज जो पोस्ट कॉर्ब में आती है, लूथर गोलिक कहते हैं ये भी तो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है ना, थ्रू साइंटिफिक मेथड्स आप ये सारे काम कर रहे होते हैं। तो यहां से हमें पता चला कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आज के दौर में, ये एक साइंस का दर्जा रखती है। एक स्कूल ऑफ थॉट की मैं आपको बात बता रहा हूँ, और जो फिर ये डिबेट हुई, इनको काउंटर किया एक स्कूल ऑफ थॉट ने, जिसको कहते हैं अ सेकंड स्कूल ऑफ थॉट। बेसिकली काउंटर तो नहीं किया उन्होंने, एक आर्गुमेंट जनरेट किया। उनका मानना यह था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट अ साइंस बट ऑल्सो एन आर्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो सेकंड स्कूल ऑफ थॉट है, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को साइंस होने को चैलेंज नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि साइंस नहीं है, बल्कि ये सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है यस इट इज अ साइंस बट एज वेल एज इट इज एन आर्ट, ये आर्ट भी है। और ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहते हैं, वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट ओनली अ साइंस बट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज एन आर्ट, ये एक फन भी है। फन क्या है, वो कहता है इट इज नॉट ओनली कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स, विद द फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स, पॉलिसी मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो तो बन गए, अब प्रैक्टिकली काम नहीं करना उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज ने। तो वो जो एम्प्लॉयज रियल टाइम काम करते हैं, वो उनकी परफॉर्मेंस होती है, और वो जो परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसको एक आर्ट कहते हैं। अब इसको प्रूव करने के लिए कुछ स्कॉलर्स कहते हैं जस्ट लाइक अ पेंटर, एक पेंटर जो होता है उसको एक कैनवस चाहिए होता है, कलर्स चाहिए होते हैं, ब्रश चाहिए होता है, ये तो उसको मटेरियल मिल गया। अब वो अपने आर्ट, अपने स्किल के अकॉर्डिंगली पेंटिंग बनाता है, और जितना बेहतरीन उसका स्किल होगा, उसके दिमाग में जो बेहतरीन स्केचेस होंगे, उसको वो कैनवस पे ले आएगा। तो ये एक आर्ट है। बिल्कुल इसी तरह एक सिविल सर्वेंट या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या एक ब्यूरोक्रेट एक गिवन सिचुएशन के अंदर, एक गिवन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर रिसोर्सेज के साथ अपने दिमाग, अपनी एबिलिटी, अपनी एक्सपर्टीज और अपने स्किल्स को यूज करते हुए बेस्ट प्रोडक्टिविटी करता है, बेस्ट रिजल्ट्स जनरेट करता है, तो ये एक आर्ट बनता है। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आज 21वीं सदी में अब इस डिबेट को कंक्लूड करते हैं। और जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अब वो कहते हैं कि इट इज एन आर्ट एज वेल एज अ साइंस, या इट इज अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। बिल्कुल ऐसा ही जिस तरह आप कोई पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी देखते हैं तो पहले उसका आर्किटेक्ट बनता है, फिर देखा जाता है इसके शोभा कितने, शोभा जो शोभा जात जो है वो, यानी डिपार्टमेंट्स कौन कौन से होंगे जो यहाँ पे
पढ़ाया जाएगा, फिर इसकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज क्या होगी, किस कैलिबर और कैडर के लोग पढ़ाएंगे यहाँ पर आकर, उनकी क्या डिग्रीज होनी चाहिए और कौन कौन से कोर्सेज ये यूनिवर्सिटीज ऑफर करेगी। अच्छा, उसके बाद उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाएगा, उसकी बजटिंग कैसे होगी, ये सारा काम प्लानिंग की हद तक होता है। फिर प्रैक्टिकली ये काम किया जाता है, तो तब एक आर्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद जब वहां पर प्रोफेसर्स, टीचर्स, लेक्चरर्स भर्ती हो जाते हैं, लैब्स बन जाती हैं, काम शुरू हो जाता है, फिर एक फन होता है, बिकॉज पेडागॉजी या पेडागॉगी इट इज अ साइंस। व्हाई? क्योंकि कहते हैं पेडागॉगी या पेडागॉजी इज अ साइंस ऑफ टीचिंग। किस तरह तलबा को, स्टूडेंट्स को आपने कोई चीज समझानी है, इट इज अ साइंस। और जो इस साइंस के एक्सपर्ट होते हैं उनको टीचर कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। इसी तरह रिसर्च इज अ साइंस। लेकिन जब आप इस साइंस के एक्सपर्ट हो के उसको परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो ये आपका स्किल बन जाता है, आपका आर्ट बन जाता है। तो इसी तरह एक मैंने छोटी सी एग्जांपल आपके आगे रखी, पुलिसिंग आप देख लें। अब पूरी दुनिया में पॉलिसिंग की जा रही है, पुलिस का इदारा बनाया जा रहा है। हमारे से जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां तो सिटी पुलिसिंग होती है, हर शहर की अपनी अलग पुलिस होती है और उनके अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं, उनकी अलग ट्रेनिंग्स होती है। आज आप अपनी लोकल पाकिस्तान की पुलिस, पंजाब की पुलिस, लाहौर, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, उसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, उसके अलावा बलोचिस्तान को आप देख लें, इन 5 सूबों की अगर पुलिस को आप देखें तो इनके ज्यादा से ज्यादा रिफ्रेशर कोर्सेज अब करवाए जाते हैं। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के साथ इनको कोऑर्डिनेट करवाया जाता है। जो क्राइम सीन है उसको कैसे आपने प्रिजर्व करना है, इसकी इनको टेक्निक सिखाई जाती हैं। क्रिमिनोलॉजी के डिफरेंट टेक्निक्स इनको बताई जाती हैं, इन्वेस्टिगेशन की टेक्निक्स इनको बताई जाती हैं। तो ये सारे का सारा साइंस भी है और आर्ट भी है। अब चलते हैं लेक्चर के पार्ट 2 पे, जो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लेक्चर का पार्ट 1 था, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका रोल क्या है। तो नॉर्मली किताबों में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल दिया जाता है उसमें लिखा होता है रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसीज या डेमोक्रेटिक स्टेट्स। अब मेरा थोड़ा सा इससे इख्तलाफ है, उसकी वजह यह है, बीइंग अ स्टूडेंट एंड ए टीचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, मैं जो थोड़ा बहुत इल्म रखता हूं, तो मुझे ये लगता है कि दुनिया में इस वक्त भी डेमोक्रेसीज भी चल रही हैं, डिक्टेटोरियल रिजीम्स भी कायम हैं और मोनार्कीज भी चल रही हैं, टेक्नोक्रेसीज भी चल रही हैं। तो व्हाई डोंट वी स्टडी रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ऑल सच ब्रांचेस या ऑल सच टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम्स या पॉलिटिकल सिस्टम, कि डेमोक्रेसीज में क्या रोल होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, मोनार्कीज में क्या होता है, डिक्टेटोरियल रिजीम्स में क्या होता है, टेक्नोक्रेसीज में क्या रोल होता है। सबको अरिस्टोक्रेसी इज अ टाइप ऑफ टेक्नोक्रेसी, आज मॉडर्न लैंग्वेज में उसको टेक्नोक्रेसी कह देते। इसमें इसका रोल क्या होता है, ताकि स्टूडेंट जो हैं वो लर्न कर सकें और हर एस्पेक्ट को समझें। तो हम पहले इसका रोल डेमोक्रेसीज में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उसकी एक रीजन है, उसकी रीजन यह है कि मोस्टली ममालिक में डेमोक्रेसीज चल रही है। और दूसरी एक और रीजन भी है कि 1887 में जब वुड्रो विल्सन ने ऐसे लिखा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी दिया था, दैट डायकॉटमी ऑफ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेट्स और सिविल सर्वेंट अलग अपनी हदूदों कयूर में काम करेंगे, और जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी हदूद में काम करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे। इनसे मशवरा ले सकते हैं, इनसे मिल बैठ के पॉलिसीज बना सकते हैं, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते और वो इंटरवीन भी नहीं करेंगे अफेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में। उससे करप्शन भी होती है और ब्यूरोक्रेट की परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं होती। तो 1887 में उन्होंने ये बात की, और उन्होंने ये बात क्यों की? उन्होंने ये बात विद रेफरेंस टू डेमोक्रेटिक रिजीम्स की थी, वेस्टर्न कंट्रीज के लिए की थी, जो कि फिर पाकिस्तान बाद में बनता है और फिर यहाँ डेमोक्रेसी आती है, और जिस किस्म की आती है और जिस किस्म की मौजूद है, इस पे बहस करने की आपको मालूम होना चाहिए कि इजाजत किसी भी बाशऊर पाकिस्तानी को नहीं है, तो मैं भी इस पे बहस नहीं करता। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसीज हम समझेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल इन मोनार्की भी मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा समझाने की, डिक्टेटोरियल रजीम भी, और टेक्नोक्रेसीज में भी इनका क्या रोल है। अच्छा, डेमोक्रेसीज में इनका रोल वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में मैं आपको समझाता हूँ जो हकीकत में इनका रोल है। यहाँ हमारे यहाँ जरा डेमोक्रेसी भी उसी टाइप की और फिर इनका रोल भी उसी टाइप का। अच्छा, जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स होती हैं स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पर एक
जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और जो रियल कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, जिसको मैं रियल डेमोक्रेसी कहता हूँ, लोगों की राय की बड़ी ख्याल रखा जाता है और जो लोगों का वोट होता है उसकी बड़ी अहमियत होती है। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि वहां वोट को इज्जत मिली हुई है, जो कि यहाँ पर हमारी कुछ जमातें हासिल करना चाह रही हैं। तो उनकी राय के अकॉर्डिंगली उनके टाउन के, जिस तरह अमेरिका के अंदर स्टेट टू स्टेट अलग अलग लॉज हैं, 50 रियासतों के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज अपने अपने, बड़ी काम की बात है। इस तरह यूके के अंदर भी डिफरेंट किस्म के, लंदन के और लॉज हैं, उनका जो मेयर उसको देखते हैं, और फ्रांस में भी इसी तरह, जर्मनी, इवन चाइना में इस तरह है। वो क्या करते हैं, वो लोकल सेटअप्स कुछ ऐसे बनाते हैं कि जो लोगों की वेलफेयर जिस चीज से हो सकती है वो काम किया जाए। इसलिए रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स या ब्यूरोक्रेसी को डेमोक्रेसी में छेड़ा नहीं जा सकता। ये पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी ही रहती है। पॉलिटिशियंस पॉलिसी मेकिंग करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूशन करेगा। वो ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है उसका वो खुद जवाब देगा, खुद अकाउंटेबल है। उसमें पॉलिटिशियंस की वो बात नहीं मान सकते, उनके इन्फ्लुएंस को वो कबूल नहीं करते। और यही वजह है कि डेमोक्रेसीज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट परफॉर्म करती है, एक्सेप्ट पाकिस्तान इंडिया के केस को। अगर बांग्लादेश इस टाइप की कंट्री से केस को आप बाहर निकाल दे, तो यहाँ पे भी डेमोक्रेसी नाम की होती है, फिर भी वो बेचारे ब्यूरोक्रेट एफर्ट करने के बाद भी इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। और उस इन्फ्लुएंस में बाज का वो अपनी प्रमोशन बचा रहे होते हैं, बाज का अपनी सीट बचा रहे होते हैं, बाज का अपनी रिप्यूट बचा रहे होते हैं, और उसमें फिर उनको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। तो फिर पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी तो ना हुई। तो हम वेस्ट को ही पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि हमारी कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। अब डेमोक्रेसीज में कैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ट परफॉर्म करती है। द अटेनमेंट ऑफ गुड लाइफ इज द मोटिव ऑफ अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। पहली बात, हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, यूडाइमोनिया, गुड लाइफ, गुडनेस, हैप्पीनेस। बिल्कुल ऐसे डेमोक्रेसीज में भी, आज की मॉडर्न 21वीं सदी की डेमोक्रेसीज में कहते हैं कि अटेनमेंट, गोल क्या है जिसको अटेन करना है, गुड लाइफ ऑफ द पीपल इन अ डेमोक्रेटिक स्टेट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू सर्व एज मीन टू अटेन द एंड। In other words, if public administration fails, the objective of good life is in danger. कितनी खूबसूरत बात की। यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेसी या सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो एक ब्रिज होते हैं, मीन टू एन एंड, यानी वो जरिया होते हैं जिससे एंड यानी नतीजा या जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो हासिल होना होता है। और फाइनल रिजल्ट क्या है, लोगों की वेलफेयर और लोगों की खुशी। तो गवर्नमेंट के लिए, रियासत के लिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये एक मीन टू एन एंड है कि इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन सिविल सर्वेंट की वजह से लोगों की भलाई की जाएगी, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी की जाएगी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम ना कर सके, फेल हो जाए, परफॉर्म ना कर सके किसी भी वजह से, हमारे यहाँ जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वहां तो इंटरवेंशन ही बहुत ज्यादा इनके कामों में हो जाती है ना। इनको इंस्ट्रक्शन आउट ऑफ द वे दी जाती है, इलीगल किस्म के ऑर्डर्स, और पता नहीं कौन कौन, कहीं जुडिशरी इनको सो मोटो बुला रही है, मैंडेमस, सर्शुररी और बड़े बड़े रिट्स होते हैं, अकाउंटेबिलिटी एक्सटर्नल, कहीं इनको एग्जेक्टिव तंग कर रहे हैं, कहीं पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, कहीं और बहुत सी चीजें आ जाती हैं। तो ये फेल अगर हो जाए तो वो कहता है इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड लाइफ इन डेंजर, अब लोगों की जिंदगी अच्छी नहीं होगी। अब इस एक स्टेटमेंट से आपकी आज की मौजूदा पाकिस्तान के हालात आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। चीनी, आटा, गैस, पानी, बिजली, जॉब्स, एजुकेशन सिस्टम, सैनिटेशन, रोड्स, कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटल्स, ये सब कुछ इन डेंजर क्यों है? क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही। और क्यों नहीं कर रही, वो इसके ऊपर इंशाल्लाह जब हम ब्यूरोक्रेसी का चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं डिटेल में पाकिस्तान का एक पॉलिटिकल जो एक एनालिसिस है वो दूंगा, और मैक्स वेबर की थ्योरी से कंपैरिजन भी दूंगा। यहां तक तो हमें ये बात समझ आ गई। प्रोफेसर W.B. डनहम कहते हैं, इफ सिविलाइजेशन फेल्स, अगर कोई तमद्दुन फेल होता है, it will be mainly because of the breakdown of administration. किसी भी मुल्क का अगर तमद्दुन, सिविलाइजेशन, कल्चर, उनका रहन सहन, उनका उठना बैठना, उनके बाजार, उनका एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस, उनकी ट्रेड, उनकी कॉमर्स, इसका मतलब एडमिनिस्ट्रेशन तबाह होगी। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर करप्शन हो जाते हैं तो मुल्क नीचे की तरफ आना
मैच्योर हो जाते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बेहतर लोगों को नहीं रखा जाता तब भी मुल्क नीचे आ जाते हैं, और अगर बेहतर लोगों को कॉम्प्रोमाइजेस करवाए जाते हैं और उनकी बेहतर परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है इंटरवेंशन के थ्रू, कल्चर ऑफ फेवरेटिज्म के थ्रू, नेपोटिज्म के थ्रू, और कल्चर ऑफ पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक और यस मैनशिप के उनको सलीब पे चढ़ा दिया जाता है, तो फिर बेहतरीन लोग नहीं होंगे, तो फिर काम कैसे होगा? और यही पाकिस्तान का हाल भी है। अब हम देखते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट में क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो वेस्ट को हम देख रहे हैं, तो वेस्ट के अकॉर्डिंगली कहते हैं सिंस वर्ल्ड वॉर वन एक चीज समझ आई जो कि वेस्टर्न कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को और वेस्ट को समझ आई कि भाई जंग के बाद रिकंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रोड्स बनाना, बिजनेस स्टार्ट करना, रेल नेटवर्क्स बनाना, बिजली बहाल करना, हॉस्पिटल्स के सेटअप बनाना, जिंदगी को दोबारा वापस वेस्ट में लेके आना, ये बहुत जाइगेंटिक टास्क था। और ये आर्मी नहीं कर सकती, क्योंकि आर्मी ने तो जंग लड़नी है, उसे डिफेंस करना, उसने कर दिया डिफेंस। अब ये कौन करेगा? ये एक्सपर्ट करेंगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर काम करेंगे, और एकदम आपका वेस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप और वेस्ट पूरे का पूरा 10 सालों के अंदर अंदर ही खड़ा हो जाता है। इवन के सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी 10-15 सालों में वो क्यों खड़े हो जाते हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांग बनाते हैं। तो वहां से पहली दफा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट समझा गया इन डेमोक्रेसीज, क्योंकि ज्यादातर ममालिक डेमोक्रेसीज है। मसलन पहला, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी। अगर आप डेमोक्रेटिक स्टेट्स में देखें तो हर 4 साल, कहीं पर 5 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं, और लोगों के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट या जो भी उसको आप कहते हैं, कांग्रेस कह लें, असेंबलियां कह लें, उधर आ जाते हैं। अब वो जाहिर सी बात है को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट तो नहीं होते पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। ठीक है, पढ़े लिखे होते हैं वेस्ट में ज्यादातर लोग, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं कल को किसी पार्लियामेंट का हिस्सा बनता हूं और मुझे इंटीरियर मिनिस्ट्री दे दी जाती है, और मैंने देखना है कि अब इंटीरियर मिनिस्ट्री जाहिर है सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनल मैटर्स को मैंने देखना है, तो उसके लिए फिर मैं खुद नहीं काम करता, मुझे एक्सपर्ट्स लोगों की एक टीम मिलती है। और वो टीम कौन सी थी? वो ब्यूरोक्रेट्स की होती है। और इंटीरियर मिनिस्ट्री को कौन से ब्यूरोक्रेट्स डील करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हो सकते हैं, उसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में इंटेलिजेंस ब्यूरो आ सकती है, उसके अलावा जो सिविल गवर्नमेंट है एफआईयू उसमें आ सकती है, उसके अलावा एंटी टेररिज्म डिपार्टमेंट आ सकता है, एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आ सकता है, एंटी स्मगलिंग के लोग आ सकते हैं, कस्टम एंड एक्साइज के डिपार्टमेंट्स आ सकते हैं। तो ये इनपुट देते हैं, ये फिर बताते हैं इस तरह क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, इसी तरह सॉरी स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जा सकता है, इस तरह बॉर्डर क्राइम्स को कंट्रोल किया, इस तरह मुल्क में स्टेबिलिटी लाई। तो फिर उस ब्यूरोक्रेसी की कलेक्टिव इनपुट से जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो कांग्रेस के मेंबर्स होते हैं, वो कानून साजी करते हैं फिर आगे आने वाले टाइम के लिए। तो इस तरह डेमोक्रेटिक स्टेट्स में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है पॉलिसी मेकिंग में, क्योंकि इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स का डिकेड्स एंड डिकेड्स का एक्सपोजर और एक्सपीरियंस होता है, फिर इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं पूरी दुनिया में, लेटेस्ट सिस्टम को ये समझते हैं, फिर पढ़े लिखे होते हैं, उसके बाद ये अपग्रेड होते जाते हैं डिफरेंट लेवल्स पर फील्ड में, और इन हाउस जॉब्स की होती है इन्होंने। तो ये तो इनका डेमोक्रेटिक स्टेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोसाइटी। याद रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर वेलफेयर ऑफ द पीपल है, तो इन्होंने तो सारा दिन और रात सोसाइटी से इंटरेक्ट करना है ना। इनको प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं है जिन्होंने बिजनेस कमाना है और इन्होंने सोसाइटी के कस्टमर बनाने और अपना कारोबार चमकाना है, बल्कि इन्होंने तो वेलफेयर करनी है। वेलफेयर के काम के लिए तो ये सोसाइटी से ही इनपुट लेते हैं और सोसाइटी में ही परफॉर्म करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का रियल टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डेमोक्रेटिक स्टेट में सोसाइटी के साथ। मसलन आप देखते हैं वो तमाम ममालिक जहां डेमोक्रेसीज होती है वहां वायलेंस नहीं किया जाता, वहां हर बंदा अपना अपना तरीके से प्रोटेस्ट करता है, वहां हर बंदा अपने तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराता है। और हमने ये पढ़े लिखे माशरों की एग्जाम्पल्स देखी, उनको अपनी बात कहने की आजादी भी होती है, राय भी होती है, और डिफरेंट वे से वो प्रोटेस्ट करके उस वक्त की गवर्नमेंट को अपना मैसेज डिलीवर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे बेहतरीन रोल उस इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने का
उस मॉब साइकोलॉजी को डील करने का किसका होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। इसी तरह सोसाइटी में बिजली चाहिए, पानी चाहिए, एजुकेशन चाहिए, इमरजेंसी के लिए रेस्क्यू 1112 जैसे इदारे चाहिए, सेफ सिटी प्रोजेक्ट जैसे प्रोजेक्ट चाहिए। अब बड़ी बड़ी सड़कें आपने बना दी हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड आपने जीटी रोड बनाया हुआ है, आपने मोटरवेज बनाई हुई है, इनकी सिक्योरिटी चाहिए। तो सोसाइटी में कहीं ना कहीं चाहे सिक्योरिटी हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, यानी कि बर्थ से लेके बरियल तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेमोक्रेटिक स्टेट्स में बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो वो जो गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसीज जो बनी है लोगों तक उसके समरात पहुंचेंगे और उस गवर्नमेंट के अगले बार भी आने के चांसेस होंगे। मसलन होर्डिंग हो जाती है, जखीरा अंदोजी उसको कौन करता है? कर्टेल माफिया जितना भी दुनिया में उसको कौन डील करता है? ये ब्यूरोक्रेटी करते हैं। इसके अलावा आ जाती है जी एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिविजुअल। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडिविजुअल तो मैंने आपको बता दिया कि फ्रॉम बर्थ टू डेथ हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल है। और ये फिर सोसाइटी में एडमिनिस्ट्रेशन जब बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो सोशल चेंज भी लेके आते हैं। सोशल चेंज क्या होता है? जो दुनिया में चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, फैसिलिटेशन की जाती है, लोगों की वेलफेयर की जाती है, लोगों को बेहतर, जिस तरह आजकल आप देख रहे हैं, इससे 2-3-4 साल पहले डेंगू था बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर ने घरों घरों में जाके काम किया। आपको पोलियो वर्कर्स आपको नजर आते हैं। इसी तरह आपको नजर आता है ये जो सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस और इन सबको किसने डील किया है? एक बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। अब सवाल पैदा होता है कि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ये कैसे काम करते हैं, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी लिटरेचर और किताबों में नहीं लिखा। देखें, मोनार्की और डिक्टेटरशिप में ये कंट्रोल्ड रहते हैं, ये आजाद नहीं होते। जिस तरह डेमोक्रेसी में पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव डायकोटमी होती है, मोनार्की और उसके साथ साथ हम जब डिक्टेटरशिप देखते हैं तो वहां ये इतने आजाद नहीं होते। हाँ, इन एडमिनिस्ट्रेशन के जो सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्वेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, इनसे फायदा उठाती हैं डिफरेंट किस्म की डिक्टेटरशिप्स और डिफरेंट किस्म के मोनार्क्स, लेकिन इंटरवीन करते हैं इनके काम में, जिस वजह से ये खुल के परफॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है उसका रोल अगर इवेल्युएट हो सकता है तो एक बेस्ट परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी में हो सकता है और रियल डेमोक्रेसी में हो सकता है। ये नहीं कि सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी है, ये विंडो ड्रेसिंग कर दी है कभी जमहूरी गवर्नमेंट है और पीछे से काम कुछ और हो रहा हो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इससे रिलेटेड इसका रोल। साइंस और आर्ट हमने देख ली। बिल्कुल ऐसे ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर का पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिकल रोल है, क्योंकि पाकिस्तान में 3 दफा तो मिलिट्री की गवर्नमेंट रही है, जिसमें अयूब खान साहब की गवर्नमेंट रही है, उसके बाद ज़ियाउल हक साहब की एक लंबा अरसा गवर्नमेंट रही है, और उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, वर्दी समेत इनकी हुकूमत रही है। तो इन हुकूमतों में क्या था कि सिविल रिप्रेजेंटेशन तो बहुत कम हुआ करती थी, तो फिर ब्यूरोक्रेसी वो गैप फिल करती थी, और मिलिट्री जो डिक्टेटर्स या बॉसेस होते थे उनको टेक्निक सिखाती थी, बताती थी और मिलजुल के काम करती थी। इसी तरह पाकिस्तान में चूंकि 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, 48 में हुई, 65 में हुई, 71 में हुई, 99 में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, लेकिन 3 बड़ी जंगें उससे पहले हुई। तो उसमें ऑब्वियस ही बात है सिविल हालात खराब हो जाते हैं जिस मुल्क में जंग लग जाती है, तो फिर ब्यूरोक्रेसी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपना रोल अदा करती है। इसी तरह पाकिस्तान में हमने वॉर ऑन टेरर में देखा, कोई 2002, 3, 4 के बाद फिर एक पूरी सीरीज आई, 7, 8 के बाद सुसाइड बॉम्बिंग और 2018 तक चली। तो जहां आर्मी ने ज़रबे अज़ब, रद्दुल फसाद और बाकी ऑपरेशंस किए, उसके साथ साथ उसकी डेवलपमेंट, लोगों को दोबारा बिजनेस पे वापस लाना, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, पीछे से सपोर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर की भी थी। और इस टफेस्ट एनवायरनमेंट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना बेहतरीन रोल पाकिस्तान में भी अदा किया। होप आज आपके लिए जो आज का मेरा लेक्चर है काफी ज्यादा प्रोडक्टिव होगा। अनटिल अनलेस हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएं, तब तक के लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज नासिर।